गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं आपका दूसरा जो चैप्टर है, पार्ट है नियोजन कि नियोजन क्या है और नियोजन कैसे करना चाहिए। तो नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध साधनों को प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त किया जाता है। यानी जो भी हमारे पास में उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों का हम प्राथमिक तौर पर उनका अनुकूलतम आवंटन करें और उपयोग करें। ऐसी एक तकनीक है नियोजन। और नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैसे इन्हें प्राथमिक क्रम में निर्धारित करना, सुपरिभाषित लक्ष्य उद्देश्य, दूसरा है उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना, तृतीय के अनुमान लगाकर उन संसाधनों को विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलतम आवंटन और उपयोग करना। तो नियोजन के कुछ घटक भी माने जाते हैं। तो देखो, नियोजन कौन सी प्रक्रिया है कि वह तकनीक जिसमें उपलब्ध संसाधनों जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिक क्रम से निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन यानी बांटना, अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करना। इसके नियोजन के कुछ घटक हैं। नियोजन के घटक सबसे पहला क्या कहता है कि प्राथमिक क्रम निर्धारित करना। वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई थी, निर्धारित करना। दूसरा आपके उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना, उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना। और तीसरा आपके विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति। तो ये तीन विभिन्न घटक है कि पहले हमें नियोजन के लिए प्राथमिक क्रम निर्धारित किया जाता है, उसके बाद उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है, और तीसरा विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति। एक छोटा सा उदाहरण, जिससे घर में शादी विवाह या फंक्शन होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। महीने भर पहले योजना वो बना लेते हैं कि कौन सा काम करना है, सबसे पहले हमें कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा है। इस तरह से पूरी लाइन लिस्ट है वो बना ली जाती है, और उसी के अनुकूल है अब किस काम में कितने पैसे खर्च होंगे, वो चीजें उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना। देखिए, प्राथमिक क्रम निर्धारित करना, पहले लाइन लिस्ट बनाना,
प्राथमिकता कि पहले ये काम करना है, दूसरा ये काम है, तीसरा ये काम है, चौथा ये काम है। उसके बाद उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना कि पहले काम हमने जो तय किया उसके लिए हमारे पास में कितने संसाधन है, कितना पैसा है जिसमें हम उसमें खर्च कर सकते हैं। तीसरा विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति, जब हमने क्रम निर्धारित कर दिया उसके लिए उपलब्ध संसाधन लगा लिए कि भाई हमारे पास में इतना एडजस्टमेंट है और इसमें इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त वो कर सकते हैं और उनके लिए हम आवंटन भी कर सकते हैं। तो यही चीज है देश के लिए नियोजन करना। नियोजन का मतलब योजनाबद्ध विकास कैसे किया जाए। तो देश के लिए योजनाबद्ध विकास के लिए हमें सबसे पहले नियोजन करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। उस योजना में हमारे पास में कई विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में हमें पहले प्राथमिकता देनी पड़ती है कि सबसे पहले हमें कौन सा कार्य करना है, उसके लिए हमारे देश में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, उनमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और फिर हम वो लक्ष्य तैयार करते हैं कि इतने समय के अंतर्गत हमें ये लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। तो देखो सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक विज्ञानी क्या है, आर्थिक नियोजन। तो उपलब्ध संसाधनों का अगर हम जो भी उपलब्ध हमारे आर्थिक संसाधन है उनका एक निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को अगर हम प्राप्त करें तो विज्ञान रूप में हम उसको क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। और आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय प्राधिकार के द्वारा लिए जाते हैं, यानी केंद्र सरकार का एक प्राधिकरण है, एक बोर्ड है जिसे हम योजना आयोग कहते हैं या उसे नीति आयोग भी कहते हैं। वही उन समस्त निर्णयों का वो लेता है और जिसमें अर्थव्यवस्था की गति, दिशा, प्रबंधन एवं निर्धारण केंद्रीय प्राधिकार द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो योजना जो बनाया जाता है या तो योजना आयोग को तो फेरबदल कर दिया, उसमें परिवर्तन करके उसका नाम क्या रख दिया, नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग ही देश के लिए नियोजन का कार्य वो करती है। नियोजन संसाधनों का उपयोग करके हम लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक तकनीकी है। नियोजन क्या है, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके और लक्ष्यों की प्राप्ति का एक तकनीकी है। और इस तकनीक का उपयोग एक राष्ट्र अनेक क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। एक देश के अंतर्गत नियोजन तकनीक के माध्यम से हम उस देश के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे परिवार नियोजन है, वित्तीय नियोजन है आदि। और जब नियोजन की तकनीकी का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास या वांछित आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वांछित आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जब नियोजन करते हैं तो उसे हम आर्थिक नियोजन भी कहते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो आर्थिक नियोजन की तकनीकी सर्वप्रथम सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई। देखो आर्थिक नियोजन की तकनीकी सबसे पहले किसने अपनाई थी, सोवियत संघ में। आर्थिक नियोजन सर्वप्रथम सोवियत संघ में, सोवियत संघ ने अपनाई थी, ठीक है ना। और उसके बाद सोवियत संघ ने 1928 में आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई थी और उसने भी केंद्रीय नियोजन की घोषणा था पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। इसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। इसके माध्यम से सोवियत संघ ने अपने यहां पर आर्थिक नियोजन का वो प्रमुखता दी थी और इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपने आप ही क्या हुई, अभूतपूर्व वृद्धि यानी क्रांति सिद्ध हुई। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने भी तीव्र आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन के मॉडल को अपनाने वाले राष्ट्रों की सूची में सम्मिलित हो गया। और स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने भी आर्थिक विकास के लिए इस पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन को अपनाया जो एक मॉडल के रूप में सिद्ध हुआ। इसके साथ अगर हम देखें तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता के पश्चात हमारी जो पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा 1950 में योजना आयोग का गठन किया था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने 1950 में योजना आयोग का, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना।
1950 में योजना आयोग का गठन किया। जो देश के लिए विभिन्न प्रकार की योजना नीति निर्धारण का कार्य वो करती है और कुछ मुख्य कार्य देश के संसाधनों का आंकलन कर उन्हें बढ़ाना तथा संसाधनों को प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। ये योजना आयोग क्या करता है कि संपूर्ण देश के लिए योजना बनाने का कार्य करता है। देश में उपलब्ध जो भी संसाधन है उन संसाधनों को ध्यान में रख करके और देश के लिए योजना बनाती है और योजना में जैसे विभिन्न उद्देश्य लक्ष्यों की प्राथमिकता का निर्धारण करके संसाधन आवंटन करके प्रस्ताव रखकर उस योजना का महत्वपूर्ण कार्य। ये योजना आयोग देखो इस क्रम में क्या करता है, अपनी योजना को आयाम देता है। वो ये देखता है कि भी प्राथमिक क्रम निर्धारित करता है सबसे पहले कि हमें कौन सा काम पहले करता है, उस कार्य के लिए हमारे पास में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से उनका आवंटन करना है और तीसरा है कि विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। इन सभी को ध्यान में रख करके और योजना आयोग पूरे देश के लिए क्या करता है, योजना बनाता है। योजना आयोग एक संविधानात्मक तथा सलाहकारी संस्था है। 1952 में भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना की थी। ये तो थी। और 1952 के अंतर्गत अगर आप देखोगे राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है, योजना आयोग को सहयोग करती है, ठीक है ना, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना बनाना, यानी हमारे जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए योजना बनाना। ये अपने अपने क्षेत्र की योजनाओं, ये अपने अपने क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव वो लेकर के आते हैं, योजना आयोग के समक्ष रखते हैं। और योजना आयोग उन प्रस्तावों में सबसे पहले ये देखती है प्राथमिकता का क्रम कि पहले किस राज्य में कौन सी योजना को लागू करना है, उसके लिए उस राज्य में कौन कौन से उपलब्ध संसाधन है और फिर उसके लिए लक्ष्य तय करती है कि इस समय सीमा के अंतर्गत हमें ये लक्ष्य प्राप्त वो करना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा देखो तैयार की गई योजनाओं का क्या करती है, अनुमोदन करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा बनाया गया जो भी योजनाएं हैं उनका अनुमोदन करती है। और इसके साथ राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अथवा उपराज्यपाल इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। योजना आयोग में राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या जो उपराज्यपाल होते हैं वो सभी योजना आयोग के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये एक संविधानात्मक संस्था तथा सलाहकारी संस्था, ध्यान रखना। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के व्यापक मार्गदर्शन के अंतर्गत ही कार्य करती है। योजना आयोग में सदस्य कौन होते हैं, पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल, ये सब इसके सदस्य होते हैं। तो योजना आयोग हमेशा ही ये राष्ट्रीय विकास परिषद की सलाह के अंतर्गत ही कार्य करता है। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे देश में नियोजन के उद्देश्य क्या क्या है, भाई नियोजन को हमारे यहाँ पर क्यों लागू किया गया था, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो देखिए नियोजन को लागू करने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ उद्देश्यों को जोड़ा गया था कि भाई इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ नियोजनों लागू करना था। नियोजन के उद्देश्य, तो देखिए नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं कि हमारे देश में नियोजन को देश के रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में माना गया है कि भाई देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। स्वतंत्रता से पहले अगर हम बात करें तो भारत के भविष्य के संबंध में देखे गए सपनों को साकार करने के लिए नियोजन का वो अपनाया गया। विश्व स्वतंत्रता के समय हमारे देश के जो कर्णधार थे उन्होंने देश के लिए एक स्वप्न देखा था कि स्वतंत्रता के बाद देश में ऐसे ऐसे कार्य वो किए जाएंगे। तो उन कार्यों को साकार रूप, मूर्त रूप प्रदान करने के लिए नियोजन को अपनाया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करके और उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयत्न भी किया गया। तो नियोजन के माध्यम से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। किसको लागू किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को। पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। क्यों किया, उन उद्देश्यों को
प्राप्त करने के लिए जो स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ के करदाताओं ने देखे थे। इसके साथ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाएं और उद्देश्यों को उन निर्धारितों को पूरा करने के लिए प्रयत्न किया गया और सारूप में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। देखो इसके 3 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, लगभग आपके 10 उद्देश्य हैं कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। ये पहला उद्देश्य ये था कि देश का आर्थिक विकास हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन को अपनाया गया। दूसरा था आपके गरीबी की समस्या का समाधान करना, गरीबी की समस्या का समाधान करना। तीसरा आपके आय की असमानताओं को कम करना, आय की असमानता को कम करना। ये कुछ ऐसे उद्देश्य थे जिनको पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को योजनाबद्ध लागू किया गया और उपलब्ध जो मानवीय पूंजी है उस पूंजी का कुशलतम उपयोग करके तथा रोजगार के अवसरों का विस्तारण करना। मानवीय पूंजी और उपलब्ध मानवीय पूंजी के साथ साथ रोजगारों का विस्तार करना, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना, ये लक्ष्य तैयार किया गया। साथ साथ जैसे खाद्यान्न और औद्योगिक क्षेत्र के कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये तो कृषि के क्षेत्र में, और कृषि के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य इस नियोजन के अंतर्गत रखा गया था। साथ साथ परंपरागत जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरानी जो अर्थव्यवस्था चली आ रही थी उस पुरानी अर्थव्यवस्था का एक नया रूपांतरण करना, उसका आधुनिकीकरण करना, ये भी लक्ष्य इस नियोजन के अंतर्गत रखे गए। इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इनका विस्तार करना, अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना, यानी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये उपलब्ध करवाना और इनके साथ साथ सामाजिक कल्याण की स्थिति की ओर वो आगे बढ़ना, यानी लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य वो करना। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास अर्थहीन हो जाता है। देश के विकास और प्रगति में अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, उसको एक स्थिरता प्रदान करना, इसके बिना पूरा विकास अर्थहीन वो माना जाता है। ग्रामीण विकास, सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करना और ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि इत्यादि लक्ष्य इसके अंतर्गत रखे गए थे और क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करना। तो ये हमारे नियोजन के लगभग 10 उद्देश्य थे। इन 10 उद्देश्यों को लागू किया गया और इसके लिए कौन सी योजना चलाई गई? पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। हमारे यहाँ पर 5-5 साल की योजनाओं को लागू किया गया और उन योजनाओं के माध्यम से अभी मैंने जो आपको बताए थे 10 उद्देश्य, इन 10 उद्देश्यों को प्राप्त करने का मुख्य कार्य यही था पंचवर्षीय योजना को लागू करना। और ये कार्य कौन करता है? योजना आयोग। कौन करता है? योजना आयोग। और अब करता है नीति आयोग। तो इस तरह से इन उद्देश्यों की प्राप्ति की गई और इसके इन उद्देश्यों को, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना तो ये देखिए पंचवर्षीय जो योजना है, इन योजनाओं के माध्यम से इन उद्देश्यों को, इन लक्ष्यों को प्राप्त करना वो रखा गया था। और देखो नियोजन आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत भारत में अब तक लगभग 13 पंचवर्षीय योजनाएं वो बनाई गई है। तो अगर हम देखें तो भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखे की स्थिति, मूल्य वृद्धि और संसाधनों के क्षय के कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना, उसकी प्रक्रिया में काफी बाधा भी आई और यह योजना 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनी थी।
ठीक है ना, यानी एक एक साल की 3 योजनाएं वो रूपांतरित की गई। इस अवधि को योजना का अवकाश भी कहा गया था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना लागू न करके एक एक साल की 3 योजनाएं बनाई गई, इसीलिए इसे योजना का अवकाश काल वो कहते हैं। और इसके बाद तत्कालीन जो जनता सरकार आई थी उसमें पंचवर्षीय योजना से पहले ही 1978 में ये समाप्त करके और 1978 से 83 के लिए अनवरत योजना लागू की गई, यानी लगातार योजनाओं का विस्तार वो किया गया। तो कहने का मतलब पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो तो चली, लेकिन अगर आप देखोगे 1966 से अगर हम देखें तो 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई, ठीक है ना, ये 3 वार्षिक योजना थी। वार्षिक योजना जो एक एक साल की थी, उसके बाद में इसे योजना अवकाश काल में कहते हैं, योजना अवकाश काल कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 1978 से 1983 के बीच अनवरत योजना लागू की गई, अनवरत योजना लागू की गई। अनवरत योजना लागू की गई, ये आपके जनता पार्टी की सरकार जो आई थी उसमें लागू की गई थी। उसके बाद 1980 के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने अनवरत योजना को समाप्त करके 1 अप्रैल 1980 से 85 तक फिर से पंचवर्षीय योजना लागू कर दी, जो आपके 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, यानी 1980 से 85 तक, 1980 से 1985 तक ये पंचवर्षीय योजना लागू है। पंचवर्षीय योजना कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने फिर से 1980 से 85 में पंचवर्षीय योजना को लागू कर दी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 1978 से 89 में वित्तवर्षीय पंचवर्षीय योजना को जोड़ दिया गया और 89 से 80 की योजना को 1 वर्षीय योजना रखा गया था। तो तेजी से बदलती हुई जो राजनीतिक स्थिति थी, इसके कारण 1980 में 8वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ नहीं की थी। क्यों? कि ऐसे समय में हमारे यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, गठबंधन की सरकारें चल रही थी और गठबंधन की सरकारें है वो बदलती जा रही थी, और जिसके कारण एक बार पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार तीव्र समावेश और धारणीय विकास रखा, यानी इसका उद्देश्य था कि तीव्र गति से औद्योगिक विकास को किया जाए। इस योजना में जो आर्थिक विकास की दर थी वो 8% तक वो रखी गई थी। और ये जो योजनाएं हैं वो योजनाएं बनाता आपके नीति आयोग। कौन करता है? नीति। ये जो इसमें मैंने आपको केवल 3 ही बताए हैं, बाकी जो 10 है 7 बचे हैं वो आप अपनी किताब से वो उतार लेना। जो भी उद्देश्य है नियोजन के इन और पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा चार्ट आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, वो चार्ट भी आप अपने नोटबुक में वो उतार लेना। अब बात करते हैं नीति आयोग। तो देखो नीति आयोग क्या है कि नीति आयोग या बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नई सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसका गठन किया गया। यानी ये इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। तो मैंने आपको पहले बताया योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और 1950 से लेकर के और 2015 तक यानी दिसंबर 2014 तक यही नाम चल रहा था योजना आयोग। लेकिन 1 जनवरी 2015 को नई सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में योजना आयोग का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग वो कर दिया गया। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यानी कि आयोग का अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री ही होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री।
आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। इसका एक उपाध्यक्ष होता है और फिर सभी इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो देखिए उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया तथा मुख्य कार्यकारी श्री अमिताभ कांत है, ये मुख्य कार्यकारी सदस्य हैं। अच्छा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अब इसके सदस्य कौन होते हैं? देखो, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ केंद्र शासित राज्यों के केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल, केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। आगे ना, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के जो प्रशासक और उपराज्यपाल होते हैं वो सभी नीति आयोग के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। देखो, नीति आयोग देश के विकास के लिए दीर्घकालिक मतलब बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाने के लिए सरकार को क्या करता है? सहयोग देता है। एक सलाहकारी संस्था है जो देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को सरकार के लिए सलाह मशविरा करता है। इसके साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है और यह भारत सरकार के लिए थिंक टेक है। ध्यान रखना भाई, थिंक टेक कहते हैं, थिंक टैंक। भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक का काम है वो करती है। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? सोचने समझने और विचार विमर्श करने वाली एक संस्था जिसे हम कहते हैं। क्योंकि इसमें देखो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो अनुभवी होते हैं और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। ये सभी भारत सरकार को सलाह देते हैं कि विदेश के विकास के लिए दीर्घकालिक इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण हो किया जाए। इसीलिए इसे थिंक टैंक की संज्ञा भी दी गई है। और अपने सुधार एजेंडा का मतलब होता है कार्यक्रम, है ना, सूची तैयार करना। इसके तहत अगर देखोगे तो भारत सरकार ने योजना आयोग को विस्थापित करके एक नीति आयोग की स्थापना की थी कि भाई ये क्या है कि सोचने समझने और विचार करने वाली संस्था है। इसीलिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का नाम परिवर्तित था, वो कर दिया गया था। और सभी देखो राज्य राष्ट्र हित में एक साथ कार्य करें, इसके लिए नीति आयोग एक सर्वश्रेष्ठ क्या है? मंच है, एक संस्था है जिसके माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ करके विचार विमर्श कर सकते हैं और देश राष्ट्र हित के लिए नीति का निर्धारण वो कर सकते हैं। दीर्घकालिक योजनाओं में अपना योगदान वो दे सकते हैं। नीति आयोग की स्थापना में मूल में 2 केंद्र है, एक तो टीम इंडिया हब तथा ज्ञान व नवाचार हब। टीम इंडिया हब देखो, नीति आयोग के गठन के लिए 2 उद्देश्य थे। सबसे पहले क्या था कि टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब का मतलब है कि पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासकों को सम्मिलित करके और एक टीम इंडिया हब का निर्माण किया गया था। हब का मतलब जहां सारे सदस्य मिलकर के एक स्थान पर बैठ करके और उसको संचालित कर सके। और दूसरा था नवाचार हब। नवाचार हब का मतलब है कि इसमें प्रत्येक 5 साल बाद नए नए सदस्य वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्रियों का चुनाव होने के बाद में नए मुख्यमंत्री आ जाते हैं, उपराज्यपाल नए आ जाते हैं। तो उसमें एक नवीन हब कह सकते हैं, नवाचार हब कह सकते हैं, नया ज्ञान वहां पर वो उपलब्ध किया जा सकता है। टीम इंडिया हब देखो सारे राज्यों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है, ठीक है ना। और ज्ञान व नवाचार हब नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को क्या करता है? मजबूत करता है। नीति आयोग सहयोग संघवाद पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार है। देखो नीति आयोग संघ के लिए एक परिवर्तित बदलावा, एक बहुत ही अच्छा और क्रांतिकारी कहते हैं कि सुधार है जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान वो देता है। तो ये आपका आर्थिक अवधारणा और नियोजन
का पार्ट है जो पूरा होता है, और इसमें नीति आयोग जो है, योजना आयोग है, और आपके अर्थव्यवस्था के जो 3 चरण है, ये सबसे मुख्य बिंदु है, और इनको आप अच्छी तरह से वो तैयार कर लेना है।